अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर्स लॉ एट एंड सी लॉ। अच्छा जी, आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उन्हें हम दोबारा से बता दें कि हमने 8 दिन का डिफरेंट डिफरेंट डेज दिसंबर में 2 से 19 दिसंबर तक 8 डेज सेशन ऑनलाइन लेक्चर्स लॉ एट और सी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीपीसी कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना सीआरपीसी। एक नज़र हम सिलेबस को दोबारा से देख लेते हैं। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा से कह दूं कि हमारे लिए एचसीसी ने जो सिलेबस पाकिस्तान बार कौंसिल की रजामंदी से जारी किया हुआ है, आपने उसी को ही कवर करना होता है। कोई एक्स्ट्रा सिलेबस आपने कवर नहीं करना होता। सीपीसी में भी मैंने आपको वही चीज़ें पढ़ाई थी जो आपके सिलेबस में थी। उसके अलावा हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। ठीक है, आज हमने सीआरपीसी करना है और सीआरपीसी में भी मैं आपको सेम चीज़ें ही थोड़ी सी रिपीट कर दूं कि आपने याद कैसे करनी है चीज़ें। ये देखें, ये है आपके पास सीआरपीसी। ठीक है, अच्छा, हमारा जो 8 डे सेशन है उसमें हमने हर सब्जेक्ट को 1 डे किया हुआ है, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ है, उनको हमने कंबाइन किया है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो है आज सीआरपीसी में हम कवर करेंगे अपना सिलेबस, और सिलेबस को हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास है सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट, escape and retaking, chapter number 7 processes to compel the production of documents and other movable property, and 4 the discovery of persons wrongfully confined। अच्छा देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 7 नजर आ रहा है यहाँ पर, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में आपने क्या क्या चीज पढ़नी है। ब्रैकेट में उन्होंने आपको इसलिए दिया हुआ है कि आपने सिर्फ इन्हीं चीजों को कवर करना है। वैसे अगर आप चैप्टर 7 को देखेंगे तो इसमें कुछ और भी होंगी। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में उन्होंने आपसे सिर्फ ये मांगा हुआ है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 10 में है आपके पास पब्लिक न्यूइसेंस। चैप्टर नंबर 11 में आपके पास टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। चैप्टर नंबर 14 में है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एफआईआर। चैप्टर नंबर 16 में है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। 17 है द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। और चैप्टर नंबर 31 है अपील से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 39 होता है बेल, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेसिकली जो हम लोग प्रैक्टिस में, हम लोग केसेस में, कोर्ट्स में, कचहरी में हम लोग सीपीसी स्टार्ट करते हैं, वो बेसिकली आपके पास स्टार्ट होता है एफआईआर से। ठीक है, जब आपके पास क्रिमिनल केसेस आते हैं तो आपके पास एफआईआर आती है। एफआईआर को कैसे पढ़ना होता है, कैसे करना होता है, आपने कोर्ट में प्रोसीडिंग कैसे करनी होती है, आपके सीनियर्स आपको बताते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान लॉयर्स पे बहुत अच्छे लेक्चरर्स मौजूद हैं जिन्होंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। उन्होंने हर टॉपिक को, हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो एफआईआर को समझना चाहे, जो वारंट को समझना चाहे, जो बेल को समझना चाहे, तो पाकिस्तान लॉयर्स के यूट्यूब चैनल को देखें। वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे लेक्चरर्स और मेंटोर्स मिल जाएंगे जो हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम लोग आज कवर करेंगे सीआरपीसी सिर्फ लॉ गेट और सी लॉ के सिलेबस के हवाले से। हम लोग डिटेल में नहीं जाते। सीपीसी भी हमने उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ हम वो पढ़ते हैं, बाकी हम स्किप कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चीज़ें स्किप करनी है और बाकी के आपने पढ़नी नहीं है। यहाँ देखिए, पार्ट 1 है हमारे पास प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशंस। इसमें है शॉर्ट टाइटल, here reference to code of criminal procedure and other repealed enactments। डेफिनेशंस आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर दो तरह की आपके पास डेफिनेशन, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स
words to have same meaning as in Pakistan Penal Code. ठीक है, वो डेफिनेशंस यहाँ पर आपको बताई जाएंगी जो वर्ड्स इस एक्ट में या इस कोड में यूज हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ जो आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कोई ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो उनका मीनिंग यहाँ पे बताया जाएगा। अदरवाइज बाकी जो आपके पास पाकिस्तान पीनल कोड आपका पीपीसी है उसी से रिलेटेड ही वर्ड्स आपके यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे। आप चाहे वहां से पढ़ लें चाहे यहाँ से पढ़ लें, एक ही बात है। Trial of offences under penal code and trials of offences against other laws, ये भी दो तरह की चीजें आ जाएंगी। अब इसमें भी आपके पास क्वेश्चन कह रही हूँ, सेक्शन नंबर 4 में और सेक्शन नंबर 5 में आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट्स, वर्ड्स टू हैव सेम मीनिंग एज इन पाकिस्तान पेनल कोड, इसका भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। आगे चलते हैं हमारा इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको वो चीजें बता दूं जो आप फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 5 पर चलेंगे, अरेस्ट एस्केप एंड रिटेकिंग। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो चैप्टर नंबर 2 है आपका वो क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस में लाजमी पढ़ना है। ठीक हो गया, इन चीजों को आपने छोड़ना नहीं है। फिर आपके पास आ जाएंगी चैप्टर चैप्टर नंबर 3 में पावर ऑफ कोर्ट्स। आपको हर जज की इख्तियारात का पता होना चाहिए कि कौन सा जज कितना इख्तियार रखता है। ठीक है, 1 2 3 जज होते हैं ना, सेक्शंस के हिसाब से, दर्जे के हिसाब से भी। तो ये चीजें आपके पढ़ने वाली हैं, ये प्रैक्टिस में आपके काम आएंगी। जब आपको पता होगा कि कौन सा जज कितनी वैलिडेशन रखता है तो फिर आप उसी के हिसाब से चलते, और ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे, ऑफ अरेस्ट एस्केप एंड रिटेकिंग। देखिए, मैंने चीजें कंटेंट्स में ही हाईलाइट की हुई है, इसी से आप बहुत सारे पॉइंट्स को, सेक्शंस को, वर्डिंग को याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आपके पास आ जाएगा अरेस्ट जनरली। आपने चैप्टर नंबर 5 में देखना है अरेस्ट जनरली, ये आपके पास एक पोर्शन है। ठीक हो गया, इसी में अगर आप नीचे देखें तो बी पे आपके पास आ जाएगा अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक हो गया, ये चीजें आपके पास यहाँ तक आ जाएंगी 67 सेक्शन तक। अब यहाँ आपने याद रखना है कि चैप्टर नंबर 2 में कितने सेक्शंस हैं। राइट, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में कितने सेक्शंस हैं। इसमें आपके पास दो पोर्शंस हैं, अरेस्ट जनरली एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक हो गया, और उन दो सेक्शंस के, उन दो पार्ट्स के अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, अरेस्ट हाउ मेड, रेजिस्टिंग एंडेवर टू अरेस्ट। ठीक हो गया, यह है आपके पास सेक्शन 46। सेक्शन 47 है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, प्रोसीजर वेयर ingress नॉट obtainable, ब्रेकिंग ओपन जनाना, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है आपके पास 49 पे पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। 50 पे आ जाएगा नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। 51 पे आ जाएगा सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्संस, मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ये आपके पास 53 तक आ गए सेक्शन। फिर हम देखेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट में क्या है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट कब कर सकती है। 55 अरेस्ट ऑफ वेजरबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा। 56 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर depute subordinate to arrest without warrant, refusal to give name and residence। 58 पे आ जाएगा pursuit of offenders into other jurisdiction।
कंटेंट्स पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आपको कंटेंट्स में चीज़ें याद रह जाएँगी, तो आपको लॉ गेट या सी लॉ के पेपर में सेक्शंस को याद करना ईज़ी हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था कि कुछ स्टूडेंट जो हमारी क्लासेस लेते हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी एकेडमी है, तो हमारी क्लासेस में जो बच्चे आते हैं या ऑनलाइन हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इनबॉक्स में, उनका ये होता है हम सेक्शंस कैसे याद करें। तो सेक्शंस याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कंटेंट्स को हाइलाइट कर लें। स्पेशली उस चीज़ पे जिस पे या तो आप केस कर रहे हैं, या आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या असाइनमेंट बना रहे हैं, या सीलॉ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या लॉ गेट के लिए कर रहे हैं। आप उस चीज़ को देखें, आपकी डिमांड क्या है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप चीज़ों को हाइलाइट कर लें। अब यहाँ सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं, उनके आगे एक-एक छोटी-छोटी लाइन भी लिखी हुई है। उसमें आप वर्ड्स को देख लें, अच्छा ये वाला वर्ड तो फलानी जगह ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक? यहाँ आपने अब देखना है कि कौन से पार्ट्स बनते हैं, जैसे इसी में चैप्टर 5 में 2 पार्ट्स हैं, उसके भी अलग-अलग सेक्शंस हैं। वहाँ आप नोटिस कर लेंगे, अच्छा ये तो विदाउट वारंट में था और ये तो विद वारंट था। ठीक होगा, ये कॉग्निजेबल था, ये नॉन कॉग्निजेबल था। इस तरह की चीज़ें छोटी-छोटी करके आप फिंगर टिप्स पे ला सकते हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें फिंगर टिप्स पे आएँगी, वो भी सिर्फ़ उस वक़्त जब आप किसी एक चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सिविल के अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको सिविल की ही सारी टर्म्स जो होंगी, वो फिंगर टिप्स पे आएँगी। अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्रिमिनल की ही फिंगर टिप्स पे आएँगी। हम भी जब आप लोगों की तरह जूनियर्स थे या अप्रेंटिस थे, तो हम लोग भी पूछते थे, "सर कैसे याद होगा?" हमें भी टाइम लगा था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि घोल के पिला दी जाएगी और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 refusal to give name and residence, 58 pursuit of offenders into other jurisdiction, 59 पे आ जाएगा अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। हम इसकी जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, उसको सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ टाइम लगा रही हूँ कि आप लोग यहाँ से देखें कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं, सेक्शन क्या कह रहा है। 60 पे आ जाएगा पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 61 सेक्शन है पर्सन्स अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, ये तो कॉमन लॉ है, आपको पता, आम नॉर्मल बंदे को पता है कि आप 24 आवर्स से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते। 62 पे है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। सेक्शन 63 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। Section 64 offense committed in magistrate's presence. Section 65 arrest by or in presence of magistrate. Section 66 power on escape to pursue and retake. और 67 जो है आपके पास वो रिपीट करता है सेक्शंस 47, 48 एंड 49 से रिलेटेड। ये इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं 67 जैसे, ठीक है, ये रेफरल सेक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ 67 में मिलेगी, वो आपको डिस्क्राइब करेगी सेक्शन 47, 48, 49 एंड 66। ये आपका एमसीक्यूज़ में नहीं बनता, वो इसलिए क्योंकि इसमें रेफरल सेक्शंस होते हैं। ये आपको प्रैक्टिस में काम देते हैं। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई केस होगा, या अगर आपकी कोई ऐसी केस लॉ आ जाता है, या कोई ऐसी राइटिंग आ जाती है जिसमें आपने इसको फटाफट खोलना हो, तो आप उसमें ये 3-4 सेक्शंस खोलते हैं। ठीक हो गया? Provisions of sections 47, 48 and 49 to apply to arrest under section 66। अब इसमें देखें, हमने जो 66 पहले देखा उसमें क्या है, पावर एस्केप टू परसू एंड रीटेक, तो उसको भी इसने कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा इसने 47, 48 और 49 को भी कवर करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में अब हम देखते हैं हमारे पास क्लियरली है क्या, तो इन्होंने क्यों ब्रैकेट लगाई। ठीक हो गया, ये देखें जी, हमारे पास है processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
of processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined. अब आपने यहाँ देखना है, जैसे यहाँ भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है, यहाँ पे भी सेक्शंस हैं, सॉरी पार्ट्स हैं. पार्ट ए समन्स टू प्रोड्यूस, पार्ट बी सर्च वारंट्स. आगे चलते हैं. पार्ट सी डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड. और आपके पास आ गया है ई, जिसमें आपके पास आ जाएंगे मिसलेनियस. अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम सिलेबस को खोलेंगे, फिर हम देखेंगे कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आ गए. ठीक है. समन्स की बात है यहाँ पर कहीं पे नहीं, यहाँ पर समन्स की कोई बात नहीं है. प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको कौन डील कर रहा है. wrongfully confined आ गया. मिसलेनियस में देखें तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है. पावर टू impound डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस. ठीक हो गया. इस तरह से आपने ये चीजें कवर करनी है. ऑलराइट. अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसको हाईलाइटेड पूरे को ही क्यों किया हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे ऊपर भी आपको बताया कि हमारे पास है रेफरेंस में, तो यहाँ पर हमारी ये इतने जरूरी नहीं है. ठीक है. समन्स टू प्रोड्यूस एंड सर्च वारंट्स, लेकिन क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं पार्ट ई के साथ और सी के साथ, तो हम थोड़ा सा उनको भी पढ़ेंगे. हमें प्रोसीजर इन हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, जुरिस्डिक्शन बार्ड की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड की जरूरत नहीं है. हमें जिस जिस चीज की जरूरत होगी हम उसको देखते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे. ठीक है. आगे चलते हैं. हमारे पास चैप्टर नंबर 8 ये आ जाएगा. अब यहाँ देखें, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास पार्ट 4. पार्ट 4 में है आपके पास चैप्टर नंबर 8. समहाउ इसका भी क्वेश्चन आता है कि सीआरपीसी में कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में कौन सा चैप्टर कहाँ पर है. ठीक हो गया. किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, और पिछले पास पेपर्स कुछ देखे हैं मैंने जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि सीआरपीसी में सेक्शंस कितने हैं. ठीक है. तो ये चीजें भी आपने नोटिस में रखनी है. जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ या तो लिखते जाया करें, या फिर अगर आप बेरक खोलकर अपने साथ काम कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करते जाया करें. ठीक हो गया. प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में. ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. अच्छा जी, यहाँ हमारे पास है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, और हमारे पास यहाँ क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर. तो इसका मतलब ये हमारे पास सारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन है 106, तो इसको भी हम इसके साथ ही कवर कर लेंगे. सेक्शन 107 से स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस. अब यहाँ देखें, 4 सेक्शंस जो है वो इकट्ठे जा रहे हैं. सिक्योरिटी फॉर, सिक्योरिटी फॉर, सिक्योरिटी फॉर. अब इसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपने देखना है, क्योंकि वहां जाकर जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेक्शन 109 किसको डील करता है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम, यहाँ तक तो आपकी चीजें सेम जा रही हैं, आगे से डिफरेंसेस आ रहे हैं. सेक्शन 109 आपका डील करता है वैकेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्संस को. 108 डील करता है पर्संस डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर. 107 डील करता है पीस इन अदर केसेस, और साथ ही उन्होंने बता दिया प्रोसीजर इफ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सबसेक्शन 1. ठीक हो गया. 110 पे है आपके पास सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स.
अब ये चीजें आपने हाईलाइट करनी है। आप चाहे तो सेम कलर से हाईलाइट करके याद कर लें, या चाहे तो डिफरेंट कलर से, क्योंकि ये चीजें सेम जा रही हैं। ठीक, तो आप इसको एक कलर में कर लें और ये अलग जा रही है, इनको अलग में कर लें, ताकि आपको ये याद रह जाए कि 8, 9 और 10 तीनों चीजें डिफरेंट है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास प्रोवाइजो है, ये रिपीटेड है या शायद रिपील्ड है, क्योंकि मेरे पास पुराना भी रखता है, तो इसमें थोड़े से हमारे पास जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, टाइप एरर्स है। 112 है, ऑर्डर टू बी मेड। अगर आपके पास न्यू बेरक्स हैं तो प्लीज आप उससे कंसल्ट करते रहिएगा, या साथ साथ आप अगर खोल के बैठे हुए हैं अपनी कोई बुक, तो वो साथ साथ करेक्ट करते जाइएगा। Order to be made 113 पे प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब आधे से ज्यादा सेक्शन तो आपको यहीं से याद हो जाने चाहिए कि किसमें कितने सेक्शंस हैं, कौन से चैप्टर में क्या चीज आ रही है, और कौन सा सेक्शन किस चीज को डील कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू अ कंपनी समन्स ऑफर एंड। हम ऑलरेडी ऊपर ऑर्डर देख आए हैं, ऑर्डर टू बी मेड 112। ठीक, अब हमें 115 क्या बता रहा है कि कॉपी ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 112 टू अ कंपनी समन्स ऑफ और वारंट। दोबारा से जाके आप उसको देखेंगे और फिर वापस आके 115 को देखेंगे कि ठीक है 112 के साथ 15 कैसे जा रहा है, रेफरेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, ओवर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस इंक्वायरी एज टू truth of information, order to give security, discharge of person informed against। ये हो गया आपका फिनिश। यहाँ देख लें, आपके पास चैप्टर नंबर 8 में इससे आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये एक पोर्शन दिया है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। अब यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, मैसेजेस आते जाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स में, ये याद कर लें, ये याद कर लें, 100 मैसेज एक दफा, 100 एमसीक्यूज एक दफा एक मैसेज में आ रहे हैं, 150 एमसीक्यूज एक मैसेज में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स नहीं देखते कि हमने ये चीज याद करनी है या नहीं करनी। अब यहाँ इस सी पोर्शन का, सी पार्ट का लॉग एट में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बगैर बेरख खोले पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉपी पेस्ट मटेरियल, चाहे उसमें एमसीक्यूज के आंसर्स गलत ही क्यों ना लिखे हो, उन्होंने याद करने शुरू कर देने, वहां जाकर कहेंगे पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, जब आपको इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है तो आपने उसको खोलना ही नहीं है। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रैक्टिस में भी नहीं खोलना, प्रैक्टिस में आपने लाजमी बेरख पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 10, पब्लिक न्यूइसेंस। 133 से ये स्टार्ट होगा और 143 पे ये खत्म होगा। अब यहाँ अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पब्लिक न्यूजेंस के चैप्टर नंबर 10 में कितने सेक्शंस हैं, तो आपने क्लियरली इसको देखना है 133 से 143 तक। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास क्या आएगा, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूजेंस, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 135 में पर्सन टू ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कॉज और क्लेम ज्यूरी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है नेक्स्ट में प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो कॉज, प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम्स ज्यूरी, प्रोसीजर वेयर ज्यूरी फाइंड मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। अब यहाँ तीन तरह के प्रोसीजर उन्होंने बता दिए। ठीक है, 37, 38, 39। इससे आगे भी हम चलेंगे, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। 39 का ए पोर्शन है, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। 140, procedure on order being made absolute, consequences of disobedience to order। 41, procedure on failure to appoint jury or omission to return verdict, injunction pending inquiry। ठीक हो गया। 143, सेक्शन 143 डील कर रहा है मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रेपिटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस। अब इसमें आपने क्या देखना है,
जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है 135 से लेकर 139 प्रोसीजर वेयर ज्यूरी फाइंड्स मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर टू बी रीजनेबल। ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक हो गया, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने। अच्छा, यहाँ आप एक दफा देखिए सीआरपीसी, ये चैप्टर्स और इसकी मार्किंग क्या है 10। इन सब चैप्टर्स में से आपके 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, सिलेबस है आपका क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ में आपके पास 10 मार्क्स का पीपीसी है, 10 मार्क्स का सीआरपीसी है। ठीक, इसलिए आपने इसको शॉर्टकट में याद करना है। आपने इसको कंटेंट में से ही याद कर लेना है। ज्यादा चीजें आपकी कंटेंट में से क्लियर हो, इसी में से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं 11 पे, nuisance एंड apprehended danger। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास टेम्परेरी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ nuisance और apprehended danger। तो ये एक आ जाएगा आपके पास सेक्शन 144। Power to issue order absolute at once urgent cases of nuisance or apprehended danger। ठीक हो गया, ये एक ही सेक्शन है 144 और चैप्टर नंबर है आपका 11। नेक्स्ट में है हमारे पास चैप्टर नंबर 14, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक हो गया, बेसिकली जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होती है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, 154 से यहाँ से आपका ऑलमोस्ट सीपीसी प्रैक्टिस, सॉरी सीआरपीसी प्रैक्टिस में स्टार्ट होता है। अभी हमारा खैर एफआईआर का सिर्फ नहीं है, वरना मैं आपको बताती कि एफआईआर को कैसे आप ट्रीट करते हैं, उसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट क्या जाएगा पार्ट 5 में, और चैप्टर नंबर 14 में इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एफआईआर 154 से लेकर 161, 62 से लेकर आपके पास आ जाएगा 176। ये है आपके पास चीजें, लेकिन इसमें से भी हम शॉर्ट लेंगे, थोड़ी सी लेंगे जो 10 मार्क्स को हमारे कवर कर पाए। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 154 5 पे है। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस 156 पे है। इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केसेस 157 पे है। प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सस्पेक्टेड वेयर लोकल इन्वेस्टिगेशन डिस्पेंस विद। 158 पे रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउस सबमिटेड। ठीक है, 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इन चीजों को एमसीक्यूज के पेपर में आपने सिर्फ लिमिटेड ही याद करना है, लेकिन जब आप इसके लिए प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपने डिटेल में करना है। डिटेल लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान लॉयर्स के मौजूद हैं वीडियोस, अच्छे मेंटोर्स, अच्छे लेक्चर्स। आप उनको देखें, उन्होंने जो नोट्स शेयर किए हुए हैं उनको कवर करें। ठीक है, लॉग एट में आपके पास जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम वो ही शेयर करें, डिटेल्ड स्टडी में हम नहीं जा रहे। 158 में रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 हाउस सबमिटेड। 159 में पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। इससे आगे चलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। जितने विटनेस आपके होंगे उनकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कोर्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अगर डिफेंडेंट्स और प्लेंटिव्स हैं या एक्यूज्ड हैं तो उसमें सबकी हाजिरी लगाई जाती है। देखा जाता है कि कौन कौन सा पर्सन आज आया है और कौन कौन सा पर्सन आज नहीं आया। ठीक है, हो गया।
आगे है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस बाय पॉटेड, या शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो, आप अपने बेरक में चेक कर लीजिएगा। 162 statements to police not to be signed, use of such statements in evidence. 163 no inducement to be offered. 164 power to record statements and confessions. 165 search by police officer. 166 ये राउंड अबाउट आपके चलते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने ऊपर देख लिए। ठीक है, अच्छा ये आ जाते हैं डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस टू इंक्वायर टू रिपोर्ट इन सुसाइड, और पावर टू समन पर्सन, ये चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 16, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। ये आ गया हमारे पास कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 200 टू 203। क्लियर है, इसमें 4 सेक्शंस हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, procedure by magistrate not competent to take cognizance of the case, postponement of issue of process और dismissal of complaints। यहाँ पे छोटा सा हम एक वर्ड यूज करते हैं, इस्तगासा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है, इस्तगासा। मजिस्ट्रेट के पास आप जाकर प्राइवेट कंप्लेन भी करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन इसको डिटेल में आप बाद में पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 17, द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट में आपके पास हैं 2 सेक्शन, इशू ऑफ प्रोसेस, और नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड। ये 2 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 31 एंड 39। आगे चलते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 31 को। ये है हमारे पास अपील्स। अपील इम्पोर्टेंट होती हैं, जो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी उन्होंने ज्वाइन ही की है फॉर अप्रेंटिस, तो उन्हें आज ये देख लें। इससे अलावा अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो पाकिस्तान लॉयर के यूट्यूब चैनल पर आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं। 404 unless otherwise provided, no appeal to lie. 405 appeal from order rejecting application for restoration of attached property. 406 appeal from order requiring security for keeping the peace or for good behavior. 400A, आई थिंक यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने बेरक में चेक कर लीजिएगा। हमें वैसे 406 चाहिए, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग ए श्योरिटी। इसको अगर आगे हम देखेंगे डिटेल में तो हमें क्लियर हो जाएगा ये 406 है, 400 है। 407 में मीटेड है। 408 में अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाएगा। अपील कोर्ट ऑफ सेशंस हाउ हर्ड, कैसे सुनी जाती हैं, फिर सेंटेंस कैसे होता है, फिर ये सारा प्रोसीजर आ जाएगा, तो आपने इसको देख लेना है। नोटिस पे आ जाएंगे, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील आ जाएगी, जजमेंट्स ऑफ सब ऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट्स आ जाएंगे, ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हमने सीपीसी में भी पिछली दफा पढ़ी थी कि कोर्ट के पास पावर, हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो अपनी कोई भी आप उनके पास अपील लेकर जाएं तो वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं या लोअर कोर्ट्स जो होती हैं उनसे पूरी की पूरी फाइल मंगवा कर उसको रीड करके फिर आपकी अपील को एक्सेप्ट या डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पिछले लेक्चर में सीपीसी में पढ़ के आए थे, यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसे ही हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बेल, जो इम्पोर्टेंट है, और आपने मोस्टली केसेस आपके पास बेल ही आते हैं जब आप क्रिमिनल की
प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये आ गया आपके पास बेल। ये सारे ही सेक्शंस जो होते हैं, जो बच्चे या जो अप्रेंटिसेस हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी ने क्रिमिनल को ज्वाइन किया है तो उनके पास ज़्यादा केसेस बेल के ही होते हैं। मर्डर भी इतना नहीं होता, और क्या उसको सॉरी, मर्डर से मुराद ये है कि इतना नहीं होता। मर्डर केसेस हर वकील के पास इतने ज़्यादा नहीं होते जितने बेल के होते हैं। किसी ने मर्डर कर दिया, बेल करवानी है, किसी ने चोरी कर लिया, बेल करवानी है, किसी को काइट फ्लाइंग में पकड़ लिया, बेल करवानी है, किसी पे कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया तो बेल करवानी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें आपके पास ये बेल इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी। 496 है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। 497 है, when bail may be taken in ease of non-bailable offences. 498 में है, power to direct admission to bail or reduction of bail. 498A, no bail to be granted to a person not in custody in court or against whom no case is registered. 499, bond of accused and sureties. 500, discharge from custody. 501, power to order sufficient bail when that first taken is insufficient. और 502, discharge of sureties. ये है आपका लॉ गेट का और सी लॉ का सिलेबस। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, आगे हम थोड़ी सी डिटेल में जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लॉ गेट देना है या अप्रेंटिस एज अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया हो? चैट बॉक्स में बता दें या अगर चाहे तो माइक ओपन कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो फिर हम आगे चलते हैं, कवर करते हैं सीआरपीसी के चैप्टर्स। शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यूज जल्दी जल्दी कवर करके तो हम क्लास वाइंड अप करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो यहाँ ना पूछ सके, वो आप हमसे यूट्यूब लेक्चर्स पे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ भी जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आपने मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना हो तो आप एडमिन से नंबर ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो मेरी इम्पोर्टेंट डेट है वो है 22 मार्च 1898। ठीक है, आपके पास न्यू बेल एक्ट मौजूद होगा तो आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। 1898, 22 मार्च 1898। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, बाकी जो अनइम्पोर्टेंट है उनको हम डील नहीं करेंगे, सिर्फ लॉ गेट में और सी लॉ में। सी लॉ के स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ होता है क्योंकि सी लॉ उन लोगों के लिए है जिनके पास फॉरेन एलएलबी डिग्री होती है और उन्होंने कंप्लीटली हमारा पाकिस्तानी लॉ नहीं पढ़ा हुआ होता, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इस्लामिक के, कायद आज़म के या किसी और कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के, तो उनको पता होता है कि हमने सीआरपीसी भी पढ़ना है, पीपीसी भी पढ़ना है, क्यूएसओ भी पढ़ना है और बाकी चीज़ों को भी कवर करना है। और एनुअल सिस्टम होता है एलएलबी में, तो फिर डेफिनेटली आपको ये भी पता होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर में 4 या 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो उस हिसाब से भी हमारी सिलेक्टिव स्टडी होती है। ठीक हो गया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। ये 2 डेट्स हैं, इसको आपने याद रखना है। अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी की 1898, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। आगे चलते हैं।
ये मैंने थोड़ी सी चीजें हाईलाइट की थी जिनमें एडवोकेट जनरल है, includes also a government advocate or where there is no advocates. अच्छा जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास। ज़ारा बतूल ने पूछा है कि लॉ गेट कब हो रहा है और सी लॉ कब हो रहा है। तो सी लॉ तो हो चुका है पिछला, और लॉ गेट अभी दिसंबर में है, 15 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन अभी अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो जैसे आपको पता होगा कि लैट की भी डेट चेंज की गई थी। पहले उसने होना था 24 के 26 नवंबर को शायद, और उसके बाद फिर वो चेंज हो गई थी डेट। उसके बाद 1 दिसंबर का आया था, स्पेशली पंजाब में केपीके में। ठीक है, बाकी जगह पे हो चुका है। आई थिंक 26 नवंबर है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही। तो अभी जो 1 दिसंबर को होना था लैट का, वो भी कैंसिल हो चुका है, जो इश्यूज इस्लामाबाद वाली साइड पे चल रहे हैं उसकी वजह से। और अगर सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो पॉसिबिलिटी है कि लॉ गेट की भी डेट चेंज कर दी जाएगी। अगर सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है तो फिर लॉ गेट भी 15 को होगा, और लॉ एडमिशन टेस्ट का जो जिन स्टूडेंट्स का पंजाब साइड का या केपीके साइड का रह गया था वो भी 15 दिसंबर को होगा। क्लियर? इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बेलेबल ऑफेंस में और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस ऐसे जिसमें आपने कोई छोटी मोटी चोरी शोरी की है या कोई इस तरह से कोई गलत इल्जाम लगा है तो आप उसमें छूट जाते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम होते हैं और उसमें आप बेल नहीं मिलती और मुश्किल हो जाती है बेल मिलना। ठीक है, चार्ज आ जाएगा। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। चार्ज होता है कितनी आपकी, आपने कौन कौन से ऐसे कारनामे किए हैं। अगर आपने की है, ठीक है, और आपके साथ 4-5 लोग और भी थे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डकैती में। ठीक, फिर आप पे डकैती का भी ऑफेंस लगेगा। अगर आपने डकैती की है और आपके पास असला है तो फिर आप पे असले का भी ऑफेंस लगेगा। असला लीगल है या इलीगल है फिर आपके उस पे भी ऑफेंस लगेगा। तो ये चार्जेस आपके बढ़ते जाएंगे जितने आपने आपके कारनामे होंगे उस हिसाब से आपके पास जो चार्जेस होंगे ना वो बढ़ते जाएंगे। फिर उस हर चार्ज को प्रूव करना पड़ेगा। जी हमने असला रखा था लेकिन असला इलीगल था। इलीगल था, कहाँ से लिया था, चोरी का था, वो एक अलग इशू स्टार्ट हो जाएगा। ये चार्जेस होते हैं जो आपके पास बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास एक और, व्हेन विल बी नेक्स्ट लॉ। अभी तक इसका शेड्यूल नहीं आया क्योंकि एचएससी का शेड्यूल आता है तो उस चीज से ही आपको फिर नेक्स्ट डेट का पता चलता है। तो दिसंबर तक या जनवरी तक का शेड्यूल आ चुका हुआ है, लेकिन अब इलेक्शंस के बाद जो हमारे लोअर कोर्ट्स के इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस के बाद दोबारा से एचएससी का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें अगले पूरे साल की डेट्स बताई होंगी कि किस डेट तक टेंटेटिव डेट्स होती हैं। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि आपका कौन सा पेपर लॉ गेट, सी लॉ और लैट कब कब होगा। तो वो जब आएगा तो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी स्पेशल न्यूज़ नहीं है कि फलानी डेट पे होगा या फलानी मंथ में होगा। अभी नेक्स्ट तो इलेक्शन सीजन चलेगा, लेट्स सी उसके बाद कोई डेट आती है तो। आगे चलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस। मैम। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हम इस्लाम कर रहा हूँ, कायद अज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अपने लास्ट सेमेस्टर में, 9th सेमेस्टर में, सेकंड लास्ट। जी जी। मैम मैंने ये पूछना था कि हमारे अक्सर सीनियर्स ना यहाँ पर ऑलमोस्ट ना 10th सेमेस्टर में या 9th में भी वो लोग गेट वगैरह दे देते हैं, और डिग्री जैसी भी उनकी कंप्लीट होती है तो उनको बाद में ये मतलब परेशानी नहीं होती है कि गेट देना है। तो ये हम मतलब हम्म, इसकी एप्लीकेबिलिटी का मैंने पूछना है कि कितने मतलब टाइम तक एप्लीकेबल होता है गेट वगैरह, अगर मैं देखिए 10th पहले, सेमेस्टर में दे दूँ। हाँ जी, इसमें होता है ना अवेटेड स्टूडेंट्स भी। ठीक है, जिन्होंने अगर जी। रिजल्ट जिनका आने वाला है या अगर उनका भी कवर होने वाला है तो उसमें अवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, लेट में भी होते हैं, गेट में भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अवेटेड स्टूडेंट में जाते हैं तो उसमें आप फिर अपना जो लास्ट सेमेस्टर में या एनुअल सिस्टम का जो आपका लास्ट रिजल्ट कार्ड होता है, डीएमसी होती है,
उसको ऐड नहीं करते, उसमें आप अवेटेड में चले जाते हैं, ठीक? इसलिए वो लोग दे देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम कचहरी जाएँगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम करेंगे और फिर हम जाके इसको पास करेंगे। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिया करें। दूसरा आपने क्वेश्चन दूसरा क्या था आपका रिपीट करिएगा प्लीज़? मतलब मैं यही पूछ रहा था कि अगर मैं 10th में दे दूं तो मींस इसका कोई मसला तो नहीं होता क्या अगर मैं फिर नहीं, बाद नहीं, कोई में मसला नहीं है। इससे ये होता है कि आपका जो टेन्योर होता है ना, वो कवर हो जाता है। ओ ओके क्योंकि आगे चल के आपने बार वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेनी होती है ना, तो फिर ठीक आपको डबल-डबल प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। अगर आप पहले से लॉ गेट दे देते हैं और आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। वैसे तो इसके 7 चांसेस होते हैं और पहले ये था कि गेट का जो वैलिडिटी थी वो 2 साल तक की थी, फिर इन्होंने अनलिमिटेड कर दी, ओके ठीक है? ठीक तो अब अगर थैंक आप यू एक दफ़ा दे देते हैं गेट तो फिर आप इसको देख लें और बार वोकेशनल अपना कोर्स कंप्लीट करके जो कचहरी में आपको करवाया जाता है, कोर्ट्स में आपको करवाया जाता है, ठीक है? तो वो आपने पूरा करके फिर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, ओके ठीक है? और कोई क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमारे पास है मीन्स एन ऑफेंस फॉर एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स इज इन व्हिच अ पुलिस ऑफिसर may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force। अच्छा मेरे पास इसका इससे रिलेटेड एक नोटिस था लॉ गेट के वैलिडेशन से कि ये ज़्यादा टाइम चलेगा या कम टाइम चलेगा या साल का होगा या 2 साल का होगा, तो वो मैं एडमिन को शेयर कर दूँगी, वो ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, ठीक है? उससे भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैम एक और क्वेश्चन ये भी था कि मैम ये आपके लेक्चर्स जी, जी। की हमें लास्ट लेक्चर की भी नहीं मिली मैंने वैसे एडमिन को मैसेज किया हुआ है वो कह रहे थे कि आपको क्या शायद रिक्वेस्ट फॉरवर्ड क्या की है चीज़ नहीं उन्होंने मिली? मैम ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो आप पढ़ा रही हैं अभी लेक्चर्स की जैसे अभी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। मैं भी बार-बार रिपीट ओ यही चीज़ कर रही थी कि आपको जो ओके मैम रिकॉर्डिंग है, जो लेक्चर्स हैं, वो यूट्यूब पे मिलेंगे। पाकिस्तान लॉयर्स का आप यूट्यूब सर्च करें, ठीक है? उसमें आपको वहाँ पर ये कल का जो सीपीसी का लेक्चर था ना 2 दिसंबर का, वो आपको वहाँ मिल यस मैम जाएगा। ओके ठीक मैम हो गया? बाकी मैं एडमिन से कह दूँगी कि वो ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दें और अगर आप इसको सिर्फ़ यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं यस कंप्लेंट पे। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action। ठीक है? ये छोटी-छोटी डेफिनेशन है जो हमने इधर मैंने हाइलाइट की हुई थी। बाकी नीचे आपके पास आ रही हैं, इनको आप एक-एक नज़र देखते जाइएगा। वैसे तो अ, इन डेफिनेशंस में से इतना कुछ नहीं पूछा जाता। जो मेन ऑप्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। 5 ट्रायल ऑफ सेक्शन नंबर 5 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर penal code। All offences under the Pakistan Penal Code shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। पाकिस्तान penal code आपके पास वो है जिसमें आपको पनिशमेंट्स बताई जाती हैं, ठीक है? सीआरपीसी वो है जिसमें आपको कोड और प्रोसीजर बताया जाता है, ठीक हो गया? इसीलिए मैं आपको बार-बार बता रही थी कि क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 5 है चैप्टर नंबर अरेस्ट एंड एस्केप। अच्छा जी, ये जस्टिस ऑफ पीस में मैंने थोड़ा-सा इसको हाइलाइट किया था क्योंकि ये 22 से 22 बी की एप्लीकेशन होती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसको भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। वैसे इसका लॉ गेट में कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि 22 से 22 बी क्या होती है। और इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई लेक्चर हमारा पाकिस्तान लॉयर्स के यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगा 22 से 22 पीस से रिलेटेड। अभी हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट एस्केप एंड रिटेकिंग। अरेस्ट जनरली अरेस्ट हाउ मेड। अब यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ठीक है? अरेस्ट हाउ मेड
इसको भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से सेक्शन में डील करता है, तो ये सेक्शन में डील करेगा 46 में। In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action. अब यहाँ देखिए, नॉर्मल सी बात है कि आपने उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या चीज होगी, पहली चीज actually touch or confine the body of the person to be arrested। अगर ये नहीं होगी लाइन तो फिर ये होगी unless there be a submission to the custody by word or action। या तो आपके पास यहाँ आ जाएगी ब्लैंक, या फिर आपके पास यहाँ आ जाएगी ब्लैंक, ठीक है। कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन, टच और कन्फाइन, ये दो चीजें आ जाएंगी। उसके बाद जो आपके पास एमसीक्यूज बनते हैं इसी इसी सेक्शन में से, वो आ जाएगा सेक्शन 46। या तो वो ये पूरी की पूरी लाइंस उठा के 3 लाइंस उठा कर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा सेक्शन है, तो वो होगा सेक्शन 46। या फिर वो आपसे पूछ लेंगे चैप्टर नंबर 5 भी दे देंगे, साथ सेक्शन भी दे देंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है और ये सेक्शन 46 है। सेक्शन 46 किसको डील करता है, उसकी ये मेन लाइन आपको देंगे, अरेस्ट हाउ मेड, ठीक हो गया। अब ये भी एमसीक्यूज का पार्ट हो गया। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 5 है, उसमें पूछ लिया जाएगा चैप्टर नंबर 5 में कितने पार्ट हैं, ए बी सी या डी। पहला पार्ट कौन सा होगा, अरेस्ट जनरली, और दूसरा पार्ट कौन सा था जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक हो गया। ये दो चीजें आगे है, रीस्टार्टिंग endeavor to arrest if such person forcibly resists the endeavor to arrest him। अब ये मेन चीज है endeavor to arrest, इसमें आपके पास एमसीक्यूज बन जाएगा, फिर आ जाएगा और attempts to evade the arrest such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, या आप सबसेक्शंस कह लें 1 और 2। और जो थर्ड है उसमें आपको बताया गया कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिसमें आप उसको कोई अक्यूज को कोई नुकसान पहुंचाए। हमारे यहाँ पे सिंपली होता है ना कि इनकाउंटर में मारा गया, वो भाग रहा था जी, हमने गोली मारी और वो मर गया, ठीक है। हमने अरेस्ट किया था, उसने मजामत की इसलिए हमारे से गोली चल गई। तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पर थर्ड में प्रोविजन दिया हुआ है कि जी आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हु इज नॉट अक्यूज्ड, ठीक है। ये आगे चलते हैं 47 पे, सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। यहाँ से ही आपको पूरी गेम पता चल जाती है कि ये सेक्शन आपको क्या कह रहा है, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। If any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, the person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। अब ये यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये काफी लेंथी डेफिनेशन है, ठीक है, काफी लेंथी आपका सेक्शन है। अब हम इसमें एलिमेंट्स भी देखते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं। जो लोग तो प्राइवेट कॉलेजेस से लॉ कर रहे होते हैं उनके पास तो बने बनाए असाइनमेंट बुक्स होते हैं, बहुत यूज होती है खुरम आमिर की बुक, जिसमें आपके पास प्रॉपर क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, एनसीडीज की भी हैं, डूगर वालों की भी हैं। लेकिन हम बेरक को देखते हैं, बेरक में क्या चीज होती है। अगर आपके पास मेजर एक्ट्स पड़े हुए हैं, आप ऑफिस जाते हैं अपने सीनियर के ऑफिस पे टेबल पे देखिएगा, या अगर उनकी कबर्ड है तो उसमें देखिएगा कि मेजर एक्ट्स पड़े होते हैं। जब आप मेजर एक्ट खोलते हैं तो वहां पर आपको हर सेक्शन की एक्सप्लेनेशन मिलती है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन आपको स्टोरी वाइज भी मिलती है, जैसे पीपीसी में है इलिस्ट्रेशंस, ए ने ये किया तो बी ने ये किया, बी ने ऐसे किया तो फिर सी के साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो आपके पास मेजर एक्ट्स होते हैं ना, उसमें आपको ये चीजें कंप्लीट डिटेल में बताई जाती हैं। लेकिन ये अभी हम क्योंकि
सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इलस्ट्रेशन में या एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप प्लीज मेजर एक्ट्स को जरूर कंसल्ट करिएगा। 48 है प्रोसीजर वेयर इनग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इसी से नीचे है ब्रेकिंग ओपन जनाना। Provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a woman, not being the person to be arrested, who according to custom does not appear in public, such person. Please एक second hold करिएगा। ठीक है जी वेलकम बैक। आगे आ जाते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कस्टम does not appear in public, such person or police officer shall before entering such apartment notice to such woman that she is at liberty। अच्छा आप लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जी निकाब वाली औरतें होती हैं, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि जी हमारी औरतें पेश नहीं हो सकती। यहाँ कोई ऐसा होता है कि अगर आपने किसी औरत को पकड़ना होता है तो आपके लिए लेडी पुलिस होनी जरूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो इश्यूज आते हैं उनको आपने इसमें डील करना होता है ब्रेकिंग ओपन जनाना में। ये इन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है, बेसिकली आपका जो है सेक्शन 48 है, ठीक है। आपने अगर विंडो के थ्रू पकड़ना है, दरवाजा तोड़ना है या वट एवर, तो वो आपके पास पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत आपने चलना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 49 power to break open doors and windows for purposes of liberation, ठीक है। ये साथ ही आ गया है। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest detained therein। 49 है, ये लाइन आपके पास होगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसको आपने कैसे डील करना है। Power to break open doors and windows for purposes of liberation। 50 no unnecessary restraint, the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape। 51 में आपके पास आ जाएगा सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्संस। whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail। अब यहाँ पर क्या है, अरेस्टेड पर्सन की सर्च, मतलब कभी ऐसा होता है कि आपका बंदा अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन उसको पेश नहीं किया जाता, उसको गायब कर दिया जाता है या कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, तो उसमें आपने क्या करना है, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं जिसमें आप डील कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिसर अंडर ए वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल और अंडर ए वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द, ये तीन लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा whenever a person is arrested without warrant or by private person under a warrant and cannot legally be admitted। मैं इसके मजीद इसके डिटेल में भी नहीं जा रही कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन चीजें जो आपके पास है वो आपने देख लेनी है, विद वारंट और विदाउट वारंट, इन्हीं को ही आपने आगे लेकर चलना है। When the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him। Next है आपके पास section number 52 mode of searching women। Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by an other woman। ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर भी डिस्कस कर दिया है कि अगर आप किसी औरत की सर्च के लिए जा रहे होते हैं तो आपके पास लेडी पुलिस लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। और समहाउ कुछ रूल ऐसा भी है कि आप 6 बजे के बाद औरत को कस्टडी में नहीं रख सकते, ठीक हो गया। आपने दिन के दिन में ही औरत के लिए कार्रवाई करनी होती है। नेक्स्ट है 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। द ऑफिसर और अदर पर्सन making any arrest under code may take from the person arrested any offense weapons which he has about his person and shall deliver all weapons so taken to the court or officer। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपसे जो हमारी प्रैक्टिस में होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
अगर किसी को आपने पकड़ा है, उस पे वेपन्स मिल गए हैं, तो वो माल मुकदमा बन जाता है। ठीक हो गया? फिर ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे वेपन्स होते हैं जिनको आपने सीज़ करना होता है। उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। फिर ये है कि अगर आपको पता चलता है कि कोई डिलीवरी जैसे कहते हैं ना कि वो मुखबिरी कर दी है, ठीक है? तो वो चीज़ें भी अगर आपने अरेस्ट कर ली हैं और उनको प्रोड्यूस भी करना है और पर्सन को भी अरेस्ट करना है और पर्सन को भी प्रोड्यूस करना है, ऑफेंसिव वेपन्स हैं, कि ऐसे वेपन्स हैं जिनसे बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती है, तो फिर उनके लिए भी आपको पावर यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट में। 54 इसका सेक्शन है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपके पास 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये 9 एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपसे जो पूछा जाता है कि जिसके कितने एलिमेंट्स हैं। सेक्शन 54 में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो आपके पास है ये 9 एलिमेंट्स, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। First, any person who has been concerned in any cognizable offense. Secondly, any person having in his possession without lawful excuse. Thirdly, any person who has been proclaimed as an offender. Fourthly, any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property. Fifthly, आ जाएगा any person who obstructs a police officer while in the execution of his duty. Sixthly, any person reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Pakistan. Seventhly, any person who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information. Eighth पे आ जाएगा any released convict committing a breach of any rule made under section 565. मैंने साथ ही थोड़ी थोड़ी चीजें भी मेंशन की हुई हैं कि 565 जो है किसको डील करता है, जो आपके पुराने ऑफेंसेस होते हैं। ठीक हो गया? 9th पे आपके पास आ जाएगा एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट a requisition has been received from another police officer. तो ये आपके पास 9 पॉइंट्स थे सेक्शन 54 में। 55 में है अरेस्ट ऑफ वेजरबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। एसएचओ होता है, ठीक है, इंचार्ज होता है। मे इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड। पहला क्लॉज है आपके पास एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स। सेकंड है आपके पास एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन हु हैज नॉट ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगी ऑस्टेंसिबल और सबसिस्टेंस, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा। या फिर अरेस्ट ऑफ वेजरबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स, ये आ जाएगा पूरी आपकी जो लाइनें लिखी हुई और फिर आपसे सेक्शन पूछ लिया जाएगा। ठीक, इसी में नेक्स्ट जो हमारे पास सी पे है एनी पर्सन हु इज बाय रिप्यूट, ये लाइन देकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से सेक्शन में डील करती है, या इसी लाइन को देकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये आती है अरेस्ट ऑफ वेजरबॉर्न हैबिचुअल रॉबर्स में या फिर प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट। ठीक है, उन्होंने डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करके ही क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिसमें थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हैं और गलत आपका हो जाता है। जैसे हमने वो ऊपर पावर्स भी पढ़ी थी, ठीक हो गया, तो उसमें भी 4 पावर्स ऐसी थी कि आप ऐसे कर लें तो ये हो जाएगा, वैसे कर लें तो वो हो जाएगा। थोड़े से आपको उन्होंने टफ टाइम तो देना है, लॉ गेट का पेपर है, लाइसेंस लेना है आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें फिंगर टिप्स में लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन जो मेन चीज थी कंटेंट, वो मैंने पढ़ने का तरीका भी आपको बता दिया है, याद करने का तरीका भी आपको बता दिया है, और आगे हम अभी तक जितना डिटेल में कर सकते हैं इसको कर लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको डायरेक्ट बेल पे ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, ये था हमारा एफआईआर का चैप्टर आई थिंक, नहीं नहीं, ये हमारा एफआईआर का नहीं था, ये शायद एफआईआर भी था, मुझे सॉरी।
हाँ जी, था चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। ठीक हो गया, मैं भूल गई थी बीच में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 7 है। इस पे मैंने आपको बता दिया था कि ये आपने कैसे करना है, कौन सी चीज इसमें इम्पोर्टेंट होगी। ये हमने उसी में से कंटेंट्स में से ही देख लिया था। ठीक, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है एमसीक्यू से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, पास्ट पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ लें। और मुझे बताइएगा कि आप में से किसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सीआरपीसी पे कमांड किसकी है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, of processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined. समन्स टू प्रोड्यूस है, समन्स भेजे जाते हैं और बंदे बुलवाए जाते हैं अदालत में। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अप्रेंटिस हैं, सीनियर्स के साथ पेश हो रहे हैं, सीनियर के बिहाफ पे पेश हो रहे हैं, तो आपको पता होगा कि समन्स भिजवा कर अगले बंदे को बताया जाता है कि जी आपके अगेंस्ट ये केस हुआ है, ये चीज है, और कल आप अदालत में पेश हों या फलानी डेट पर आप अदालत में पेश हों। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देखते हैं whenever any court or any officer in charge of a police station consider that the production of any documents or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under the court by or before such courts or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such documents or things is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summon or order. जो समन पेपर आपको भेजा जाता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, उसमें क्लियरली सब्जेक्ट लाइन लिखी जाती है, बताया जाता है कि ये समन किस लिए भेजा गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं तो उसके लिए भी होता है, किसी बंदे को बुलाना है तो उसके लिए भी होता है। जो हमारे आम अदालती कार्रवाई में यूज होता है वो अलग होता है। ठीक हो क्या? इसी से आगे चलते हैं। For the purpose of investigating an offence under section 403, 406, 408 and 409 and section 421, ये वो सेक्शन होते हैं जो रेफरेंस में आते हैं। ठीक है, Section 95, Procedures as to letters and telegrams. If any document, parcel, or thing in such custody is, in the opinion of any magistrate, High Court or High Court of Session, wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceeding under this code, such magistrates or court may require the postal or telegraph authorities as the case may be to deliver such document, parcel, or thing to such person as such magistrate or court directs. इसमें भी आपके पास 2 से 3 एमसीक्यूज बनते हैं। प्रोसीजर आ जाएगा एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स, फिर उसमें पूछा जाएगा जी किस चीज के लिए, पर्पस क्या था, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर। अब उसमें आपके पास एमसीक्यूज में अगर ऑप्शंस मौजूद हों तो उसमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आ जाएगा, ठीक है, या ट्रायल आ जाएगा। ये तीनों चीजें देकर भी आपसे ब्लैंक पूछी जा सकती है। उसके बाद पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज भी पूछा जा सकता है। सेक्शन 95 तो आपसे वो डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं कि जी प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम में आपके पास सेक्शन कौन सा डील करता है, तो वो होगा सेक्शन 95। अच्छा जी, 10 मार्क्स का है आपका सीआरपीसी, उसी के हिसाब से हम
इम्पोर्टेंट चीजें डील कर रहे हैं, बाकी हम छोड़ देंगे। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस है, ऑब्सक्योरिटी, security for keeping of security for keeping the peace and for good behavior. Security for keeping the peace on conviction है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम इससे आगे जाके देखते हैं बिहेवियर में। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस व्हेनेवर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ऊपर जब हम इनहेरेंट पावर्स के चैप्टर से गुजर कर आए थे कि आपको पता होना चाहिए कि पावर्स क्या हैं जजेस की। तो ये उस वक्त भी मैंने आपसे बताया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइप जजेस होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहले ही आ गया है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, इनहेरेंट पावर्स के चैप्टर को आपने प्रैक्टिस में लाजमी पढ़ना है। इन्फॉर्म दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट ए ब्रीच ऑफ द पीस, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रंक्विलिटी और टू डू एनी wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, administrative fees। अच्छा, अब आपने ये चीजें क्या करनी है कंटेंट्स में से ही आपने इसके सेक्शंस याद कर लेने हैं, 107, 108, 109 और ये सारी चीजें। ठीक है, अब नीचे अगर हम जाएं तो प्रोसीजर है, और ये वही है जिसका मैं आपको बता रही थी कि 3-4 चीजें इनकी इकट्ठी थी। इनको आपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से याद करना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एमसीक्यू किसमें से आ रहा है। पब्लिक ट्रंक्विलिटी, ये इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इसका एमसीक्यूज बन जाएगा। इसके बाद इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, ये पीस एलिमेंट जो है आपको मिलेगा इस सेक्शन में 107 में। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रख लेना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने हिसाब से किसी और वर्ड को हाईलाइट करके अपने लिए याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एज इट इज तो आप में से कोई भी याद नहीं रख सकता। हाँ, जिनकी प्रैक्टिस को 45 इयर्स हो चुके हैं, 50 इयर्स हो चुके हैं, 30 इयर्स हो चुके हैं, वो ऐसे सीनियर हमारे लॉयर्स हैं जिनको फिंगर टिप्स पे चीजें याद रहती हैं। ठीक है, जो जूनियर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो न्यूबीज हैं, जो न्यू एंट्रीज हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको फिंगर टिप्स पे याद रहती है, स्पेशली वो लोग जिनका रट्टा सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपका रट्टा सिस्टम बहुत अच्छा है, आप रट्टा लगा सकते हैं, हाँ फलाना चैप्टर था, फलाना सेक्शन था, फलाना पेज था, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपका रट्टा सिस्टम नहीं है, अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहती, तो फिर ये आपको प्रैक्टिस में याद रखनी पड़ेंगी। और प्रैक्टिस में भी आपको तब याद रहेंगी जब आप वाकई ही क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे होंगे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डील करें, जैसे अ, एक आपके पास केस आ गया फैमिली का, दूसरा आ गया सीपीसी से दीवानी केस आ गया, प्लॉट का केस आ गया, रेंटल केस आ गया, फिर उसके बाद मालिक मकान आ गया, और इस तरह की बाकी की चीजें आ गई, और फिर आपके पास एक दो केसेस बेल के आ गए। तो ये चीजें फिर आपकी जो होती है ना वो साइड लाइन होना शुरू हो जाती है, आपको फिंगरटिप्स पे नहीं याद रहती। लेकिन अगर आप एक ही तरह का काम बार बार कर रहे हैं, जैसे क्रिमिनल है, क्रिमिनल को ही आप डील कर रहे हैं, क्रिमिनल चैम्बर में ही आप गए हैं, क्रिमिनल फॉर्म में ही आप गए हैं, तो फिर आपको ये चीजें जो है ना फिंगर टिप्स पे याद रहेंगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं रहेंगी। फिर आपको वही सीनियर्स या वही लॉयर्स हेल्प आउट कर सकते हैं जिसने किसी एक पे महारत हासिल की है, जिसने पूरी लाइफ क्रिमिनल को डील किया है, जिसने पूरी लाइफ सिविल को डील किया है। फिर वही सर, वही सीनियर, वही बेहतरीन वकला आपको इस चीज से डील करवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस वर्ड को कर लें, इस वर्ड को कर लें, चीजें याद कैसे रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज में शॉर्ट स्टडी और वन लाइनर स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, और वन लाइनर स्टडी में आपको ऑलरेडी कंटेंट्स में करवा चुकी हूँ। बाकी ये जो मेन चीजें थी, मेन पॉइंट्स थे, उनको बस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इसी से आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पब्लिक न्यूजेंस पे।
उसके बाद आपका देखते हैं, अभी हमारा वैसे 4:30 होने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि पूरा सीआरपीसी इसमें कवर होगा। फिर मैं डायरेक्ट ही आपको एफआईआर पे ले जाती हूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो एटलीस्ट पूरे हो जाए। तो हम चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 14 एफआईआर पे, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लें। अच्छा, अभी nuisance आ गया है। Conditional order for removal of nuisance. Whenever a magistrate of the first class considers or receiving a police report or other information on taking such evidence as it thinks fit. अब यहाँ पर आपने देख लेनी है, unlawful obstruction आ जाएगा, nuisance आ जाएगा, remove from anywhere आ जाएगा। ये चीजें आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। Unconditional order for removal of nuisance, ये आ जाएगा आपका अंडर सेक्शन 133। चैप्टर नंबर 14 FIR। 154 ये important है। Information in cognizable cases. Information relating to the commission of a cognizable offense if given orally to an officer in charge of a police station. अच्छा, ओरली से मुझे याद आया कि जो ओरल स्टेटमेंट होती है ना पुलिस को आप जो देते हैं, उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आपका जो भी स्टेटमेंट होता है या जो भी कन्फेशन होता है, वो जो आप अदालत के सामने करते हैं ना, उसी की वैल्यू दी जाती है और उसी को ही एक्सेप्टेबल किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस का सबसे पहला है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, तो वह है सेक्शन 154, जिसमें ये तो खैर काफी बड़ा पैराग्राफ है ना, तो वहां पर आपको इसी को समराइज करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने याद रख लेना है। वैसे तो आप लोगों ने पूरे का पूरा एफआईआर तो पढ़ा ही होगा कि कैसे आप उसको डील करते हैं। सेक्शन 155 है, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कैसे इंफॉर्मेशन दी जाती है। When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station। अब लिमिट्स से जो चीजें आपके पास आती हैं कि वकुआ कहाँ हुआ था, करीब कौन सा पुलिस स्टेशन है, किसकी बाउंड्री में आता है, किस मजिस्ट्रेट के अंडर अंडर आता है, इलाका मजिस्ट्रेट कौन है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, फर्स्ट और सेकंड क्लास। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास का आपके पास आ जाएगा एमसीक्यूज कि कौन सा जज है जिसके ऑर्डर के बगैर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो वो है फर्स्ट और सेकंड क्लास। ठीक है, ये इनहेरेंट पावर्स है, ये आपको प्रैक्टिस में ही चीजें समझ आएंगी। ठीक हो गया। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation। ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, may exercise a cognizable offense or case। 156 है, investigation into cognizable cases। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अगर मैं आपको पूरे लेक्चर वाइज पढ़ा रही होती ना, तो फिर मैं आपको बिल्कुल इसके एलिमेंट्स वन बाय वन करके बताती कि हाँ इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम शॉर्ट होता है और हमने इसको पूरा कवर भी करना है और कर भी हम एमसीक्यू से रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ वो लीनियंट चीजें बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जो आपको सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड लॉग एट और सी लॉ में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी पूरा बेरक पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद है नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन एनी such cases shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under the section to investigate। नेक्स्ट है 157
Procedure where cognizable offense suspected. If from information received or otherwise, an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 150। अच्छा, ये भी पूछा जाता है अगर आपका क्रॉस रेफरेंस है ना, तो क्रॉस रेफरेंस में ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट होगी, या फिर वो आपसे ये कहेंगे अच्छा प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड में आपके पास अंडर सेक्शन 156 किस चीज को डील कर रहा है, क्योंकि उन्होंने घुमा फिरा के आपको पूछना है और लाइसेंस के लिए पूछना है, तो फिर डेफिनेटली वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्या कहते हैं कंफ्यूज करके पूछेंगे। वैसे तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी हर चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउस लिमिटेड, ये मैंने आपको उसमें भी बता दिया था कि कैसे था जब हम कंटेंट्स पढ़ रहे थे। एवरी रिपोर्ट सेंट टू a magistrate under section 157 shall, if the provincial government so directs, be submitted through such superior officer of police। police officer का जो आप कह लें SHO हो, तो वो जाएगा जाके सबमिट करेगा रिपोर्ट और फिर आगे ये प्रोसीजर में काम चलेगा। अच्छा, आगे है वैसे तो बेसिकली ASI पेश होते हैं वहाँ पे या मुहर्रिर पेश होते हैं या अच्छा 162 है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नोट टू बी साइंड यूज ऑफ सच स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। नो स्टेटमेंट यहाँ पर मोस्टली जो पूछा जाता है वो आपसे ये होता है नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स of an investigation under the chapter shall if reduced into writing be signed by the person। और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से सेक्शन में डील करता है, तो ये सेक्शन 162। आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, ये मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ। 164 any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the provincial government may, if he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this chapter or at any stage afterwards before the commencement। अच्छा सिंपली मैं आपको जो मैंने अभी आपको थोड़ा ऊपर बताया वही मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि जो पुलिस में आप बयान देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन जो आप मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हैं आप उससे मुकर नहीं सकते, उसी पे बाकी आपका काम चलता है, चाहे जिरा चल रही हो, चाहे आपसे क्वेश्चनिंग करके कोई भी ऐसी चीज उगलवाने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कंफ्यूज करके आपसे बात निकलवा लेते हैं और उसी में आप फंस जाते हैं कि नहीं मैं तो ये नहीं कहना चाहता था, मैं तो वो कहना चाहता था। वहां पे जो चीज आपकी रिकॉर्ड हो गई है वो ही आगे क्रॉस एग्जामिन में भी चलेगी, और अगर आपने क्रॉस एग्जामिन में अगर कुछ बोल दिया है तो वो ही फिर आपके केस पे इफेक्ट करता है। सिंपल। आगे चलते हैं, अपील्स में चलते हैं, यहाँ तक तो चलो ठीक है। आगे हम अपील्स को देख लेते हैं और बेल्स को देख लेते हैं 31 एंड 39 को, फिर हम इसको बाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये अगर हम इस पे चलते रहे तो यहाँ 6 से 7 भी बच जाएंगे। 31 एंड 39 पे अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज चैट में पूछ लीजिए, ताकि हम साथ साथ, पहले भी हम क्वेश्चंस ले चुके हैं और बता भी दिया है, और जो एक नोटिफिकेशन था इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि शेयर कर दूं। बाकी जो एग्जैक्ट डेट्स थी वो अब नेक्स्ट सेशन, सॉरी नेक्स्ट सेशन कह रही हूँ, LGC का जो नोटिफिकेशन होगा उसी पे आएगा, तो फिर हमें पता चलेगा जी नेक्स्ट डेट्स क्या है।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, जब तक मैं ये ढूंढती हूँ हमारा 31 जो है चैप्टर, तब तक मैं साथ साथ ये मिल गया अपील्स का। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। क्वेश्चन आया है हमारे पास कि जी कब कब कंडक्ट होता है या कितने टाइम बाद होता है। हर 3 महीने बाद आपका सील और लॉगआउट होता है, लेकिन डिपेंड भी करता है जैसे सिचुएशंस क्या है चल रही, और किस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका चेंज भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो डेट पहले आई थी वही हो। हर 3 महीने बाद वैसे होता है। अच्छा, अपील्स में हम आ गए हैं। अपील्स में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 404 है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एज इट इज़, ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, एज इट इज़। ये देकर आपको सेक्शन पूछ लिया जाता है, ठीक है? No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided by this court or by any other law for the time being in force. इसमें यहाँ पे पहले ये सिर्फ पूछ लेते हैं नो अपील, या फिर पूछ लेंगे अंडर सेक्शन 404, या फिर पूछ लेंगे प्रोवाइडेड। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। एक एक वर्ड को देख के उन्होंने एमसीक्यूज बनाना होता है, वो आपको यहाँ से कोई भी वर्ड उठाकर एमसीक्यूज बना देंगे। 405 है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ये है रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा एमसीक्यूज बन सकता है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। रेस्टोरेशन किसके लिए? अटैच्ड प्रॉपर्टी और अनअटैच्ड प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यूज में दे देंगे ऑप्शंस में देखकर, अटैच्ड है या अनअटैच्ड है। यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे 405 क्या कह रहा था, अटैच कह रहा था या अनअटैच्ड कह रहा था। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। Any person whose application under Section 89 for the delivery of property for the proceeds of the sale thereof has been rejected by any court may appeal to the court, to which appears ordinarily he from the sentences of the former court. उसके बाद अपील में है आपके पास अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग ए श्योरिटी। एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग इज श्योरली अंडर सेक्शन 122। क्योंकि हम अभी बहुत सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं, रेफरेंस में अगर आप जाना चाहें तो आप ऊपर जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। अच्छा जी, appeals to court of session how heard subject to the provisions of the section and appeal to the court of sections or sessions court of session or sessions judge shall be heard by the sessions judge or by an additional session judges। अब जो लोग सेशन कोर्ट में जाते हैं उन्हें पता होता है कि डिफरेंट जजेस बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके पास होंगे सेशन जज साहब, फिर एडिशनल, फिर आगे से उनके सबऑर्डिनेट्स। तो कुछ जजेस होते हैं जो आपकी सिविल अपील्स को सुन रहे होते हैं, कुछ जजेस होते हैं जो फैमिली अपील्स को सुन रहे होते हैं, कुछ जजेस होते हैं जो आपके क्रिमिनल अपील्स को सुन रहे होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एन एडिशनल सेशन जज शैल हियर ओनली सच अपील एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट और एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में मेक ओवर टू हिम। अब ये वाली चीजें जो है कि इनके इख्तियारात क्या है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है और आपका कोड भी डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो मोस्ट अर्ली चैप्टर्स में इनहेरेंट पावर्स है, ठीक है, वो इन चीजों को डिस्क्राइब करती है। तो ये आपने लाजमी पढ़नी है बाद में। लॉ गेट का पेपर दे लें, उसके बाद बेशक बेरेक्ट लेकर बैठ जाए, इनहेरेंट पावर्स को याद कर लें। नेक्स्ट हम चलेंगे बेल पे। इट्स ऑलमोस्ट 4:30, 31 and 39 for bail। अच्छा जी, ये है हमारे पास आके बेल 6, 7 and 8, 9। ये है 8 और नेक्स्ट पे हमारे पास 9। 496 in what cases bail to be taken when any person other than a person, ये मैंने वैसे भी शॉर्ट में आपको बता दिया था कि बेल में क्या होगा।
When any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appear or is brought before a court. अब यहाँ सिंपल चीजें मैं आपको बता दूं, बेल अरेस्ट करने से पहले भी हो सकती है और अरेस्ट करने के बाद भी हो सकती है, लेकिन इसमें दो चीजें देखी जाती हैं कि केस क्या है, वो बेलेबल है, वो काबिल ज़मानत है या नहीं है। ठीक है? जो काबिल ज़मानत होगा, उसमें आपको ईज़िली बेल मिल जाएगी, जो काबिल ज़मानत नहीं होगा, उसमें आपको बेल मिलना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक चीज़ होती है शक, इसका तो बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर शक है, तो फिर आपकी सज़ा भी ख़त्म हो सकती है। शक नहीं है, तो फिर आपको सज़ा भी अगर आपने डिफेंसिव लॉयर्स होते हैं, अगर वो साबित कर देते हैं कि ये जुर्म इसने किया है और अगर उसने ना किया हो, फिर भी उसका जुर्म साबित हो जाए तो सज़ा हो जाती है। लेकिन कहीं पर ऐसा एलिमेंट आ जाता है जहाँ पर शक क्रिएट हो जाता है। ठीक है? तो शक की बिना पर मुल्ज़िम को जाता है। ठीक हो गया? वहाँ पर सारा काम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके एविडेंसेस का और आपका स्टेटमेंट्स का। ठीक है? जब ये चीज़ें आपकी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेल होगी या नहीं होगी। जो पहले से करवा लेते हैं, अगर जैसे किसी का ऐसा है कि आपको पता है कि काम या ये गैर कानूनी काम किया है, इसमें तो मुझे सज़ा मिलेगी या पकड़ के ले जाएँगे, तो वो पहले ही बेल करवा लेते हैं कि हमें मोहलत मिल जाएगी, हम अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देंगे। और अगर आपके पास नहीं है और आपने कोई ऐसा ऑफ़ेंस कर दिया है जैसे कत्ल हो गया, लेकिन कत्ल को भी साबित करने के लिए आपके पास चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उनमें अगर शक का एलिमेंट आ जाता है तो फिर आप ईज़ी छोड़ देते हैं, बेल हो जाती है। लेकिन कई ऐसे हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, जिनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनके फिंगर टिप्स पे ऐसी चीज़ें उनको याद हैं, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो ना तो उसमें भी बेल ले जाते हैं। हमारे पास इतने टॉप लॉयर्स मौजूद हैं, ठीक है? 497 है, bail may be taken in case of non-bailable offences. ऐसे offences जो न जमानत हो, उनमें क्या होगा वो आपको बताएगा सेक्शन 497 और वो केसेस के बेल कैसे लेनी है या कैसे हो सकती है वो आपको बताएगा 496। प्रोसीडिंग्स में जब आप जाएंगे तो फिर आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं 498 पावर टू डायरेक्ट एडमिशन to bail or reduction of bail. The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances. चल के जमा करवाने होते हैं आपने, ठीक है? वो आपको जो आपका जज होता है वो बता देता है कि जी आप इतने के चल के जमा करवा दें तो आपकी जमानत हो जाएगी। ठीक, ये भी एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत आपने चलना। 498A no bail to be granted to a person not in custody in court or against whom no case is registered. इसमें आपके पास आ जाएगा 497 और 498 क्रॉस रेफरेंस में shall be deemed to require or authorize a court to release on bail or to direct to be admitted to bail any person who is not in custody or is not present in court or against whom no case stands. Bond of accused and sureties आ जाएंगी, बचल के आ जाएँगे आपके, किस बेस पे होंगे, वो भी आपके केस की नोयत पे डिपेंड करता है, ठीक है? One or more sufficient sureties condition that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond. नेक्स्ट पे आ जाएँगे discharge from custody. As soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released, and when he is in jail, the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge. Simple चीज़ है। 501 to order sufficient bail when that first taken is insufficient. तो इसमें मेन चीज़ है the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient sureties. 502 discharge of sureties. All of any sureties for the attendance and appearance
यहाँ पे एमसीक्यूज बन गया अटेंडेंस एंड अपीयरेंस फॉर ए पर्सन रिलीज ऑन बेल में एट any time apply to a magistrate to discharge the bond either wholly or so far as relate to the applicants. यहाँ तक था आज का आपका सीआरपीसी। कोशिश मैंने पूरी की है कि इसको अच्छे तरह से हम कवर करें। सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से बार बार आपसे यही कहूंगी कि प्रैक्टिस में आपने इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। प्रैक्टिस में आपने बेरैक को नहीं छोड़ना। बेरैक पढ़ेंगे तो ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। लॉग एड के पेपर में आप चीज़ें सिर्फ सिलेबस के हवाले से करेंगे। हम ऑलमोस्ट सिलेबस कंटेंट्स पूरे हम कर चुके थे। वन लाइनर भी हमने कंप्लीट कर लिया था और ये अब हमने छोटा छोटा करके जो शॉर्ट चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने कर ली। लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया और जो हमें यूट्यूब पे देखेंगे। अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिएगा, हम लोग आपको ज़रूर जवाब देंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।